हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 16 मार्क्स का आता है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेंथी तो है ही है, ठीक है। बट अगर आपको समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है इस क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आने की, ठीक है। तो इसको किस तरीके से पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, एक्सप्लेन डिस्क्राइब द मोस्ट जनरल मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं डिस्कस द स्ट्रेन एनालिसिस फॉर फ्लूइड मोशन कंसिस्टिंग ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन। या और किस तरीके से पूछ सकते हैं, शो दैट द मोस्ट जनरल मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, फर्स्ट ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी वे में पूछा जा सकता है। तो आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इन जनरल द मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। क्लियर, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपने बनाना है डायग्राम। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये तो हो गया पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ पर तो ये 2 पॉइंट है, एक है क्यू है, एक पी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये 2 पॉइंट लिख लेने हैं, पी और क्यू, फिर इनको मीट करना है। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस वो हो गया हमारे पास, जो ये है ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ आर, और ये है आर प्लस डी आर, और ये हमारे पास वी प्लस डी वी, और यहाँ से यहाँ तक है ये है वी। तो ये क्या है इसको हम इसमें बताएंगे। तो इसके नीचे आपने जो डायग्राम ये है किस चीज़ का डायग्राम, ये है रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 नेबरिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। ये फिगर 1 है जो इसका है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट पी एंड क्यू बी एनी 2 सच पॉइंट, जो हमारे पी एंड क्यू है, ठीक है, ये क्या है 2 पॉइंट्स है, ठीक है, एट अ टाइम टी, एंड आर एंड डी आर बी देयर पोजीशन वेक्टर। जो आर और डी आर है, आर प्लस डी आर है, ठीक है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट ओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इफ वी आर कॉमा टी इज द वेलोसिटी एट पी, जो ये है, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी एट पी है, एट अ टाइम टी, द वेलोसिटी एट क्यू एट अ सेम टाइम इज, तो जो क्यू पे वेलोसिटी होगी वो होगी वी डी आर, ठीक है, वी प्लस डी वी, यह जगह आपके पास वी, तो यह जगह आपके पास वी आर, ठीक है, सेम ही नहीं आया, ठीक है, वी आर यहाँ तक तो सेम है, प्लस आपने क्या ऐड किया डी आर, ठीक है, और टी का तो टी एज इट इज आ गया, मतलब इसमें ऐड किया हुआ आर प्लस डी आर। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास। तो नाउ अब इसको अगर लिखोगे आप, जो वी आर, इसमें सब में वेक्टर भी है, ठीक है, तो भी आपने साथ साथ लिखने हैं। तो वी आर प्लस टी आर कॉमा टी इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास ये होगा हमारे पास वी आर कॉमा टी प्लस डी वी के, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और इसको लिख सकते हो डी वी को आप डी आर इंटू ग्रेडियंट और ब्रैकेट के बाहर वी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब विच क्लियरली शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू देयर इज अ पार्ट ऑफ वी आर कॉमा टी, ठीक है, क्लियरली बोल रहा है, ठीक है, विच इज द सेम एज द पॉइंट पी। तो दिस पार्ट ऑफ द सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एंड therefore correspond to a velocity of translation of the fluid element as a whole, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल है, तो जो आपने लिखना है इसमें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथी आर्टिकल है, तो आपको जो जितना समझ आया उस हिसाब से आपने लिखना है। कंपल्सरी नहीं कि आपने जो इसमें दिया है वो या पूरा लिख दो, तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से आपने कवर करना है। तो वी शैल शो दैट द टर्म, जो हमारे पास डी वी है और जो डी आर इंटू ग्रेडियंट वी है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे पास पार्ट आया था डी वी और डी आर इंटू ग्रेडियंट वी, वो कंसिस्ट कर रहे हैं 2 पार्ट्स, कौन सा, रोटेशन और डिफॉर्मेशन। तो वी शैल कैरी आउट द प्रूफ इन कार्टेशियन टेंसर। तो हमने क्या करना है, लेट अस डिनोट द कार्टेशियन कॉम्पोनेंट ऑफ आर कॉमा डी आर एंड वी बाय एक्स आई कॉमा डी एक्स आई एंड वी आई, जो आई की वैल्यू क्या रहेगी इधर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक रिस्पेक्टिवली।
तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है फिर ये आपको याद रखना है, द jth कॉम्पोनेंट ऑफ dr इंटू ग्रेडियंट v इज़ गिवन बाय, जो ये थी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे भी। तो ये आ जाएगा आपके पास dxi करली vj ओवर करली xi, दिस इज इक्वल टू dxi ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 1/2 करली vj ओवर करली xi प्लस करली vi ओवर करली xj, एक पार्ट ये हो गया, प्लस 1/2 करली vj ओवर करली xi माइनस करली vi ओवर करली xj, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें क्या है आपका, ये आपको सेम लग रहा होगा, बस इसमें प्लस और माइनस का फ़र्क है, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस है, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारे पास ये पार्ट है इसको बोल दोगे आप EIJ, ठीक है, तो EIJ इज इक्वल टू ये टर्म, और ये जो टर्म है इसको बोल दोगे आप ओमेगा IJ, ठीक है, ओमेगा IJ इक्वल टू दिस टर्म, तो आपने वो लिख देना है, क्लियर। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन, इसको दे देना आपने फोर्थ। तो इक्वेशन 2 बिकम, तो अगर ये EIJ है और ये OMIJ है, ये होल टर्म, तो हमारी जो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड सेम dxi का dxi, ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा EIJ और इसकी जगह आ जाएगा OMIJ, ठीक है। तो वो ही किया आपने इक्वेशन 2 में, लेफ्ट हैंड साइड सेम dxi का dxi, और इधर हमारे पास ये आ जाएगा EIJ और इधर की आ जाएगा OMIJ, क्लियर हो गया। तो इसको आप अगर ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे अगर ब्रैकेट ओपन करके, तो ये बन जाएगा आपके पास EIJ dxi और OMIJ dxi, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, इंटरचेंजिंग i एंड j वी गेट। तो आपने सबसे पहले जो इक्वेशन 3 है उसमें आपने इंटरचेंज i और j किया, मतलब i की जगह j लिखा, j की जगह i लिखा फर्स्ट। तो सिंपली आपने ये इक्वेशन को देखना है, फिर आपने जैसे इधर कर दिया इक्वेशन 3 में हमने कर दिया i की जगह j, j की जगह i, तो ये बन जाएगा EJi, ठीक है, 1/2, इधर हमारा j था तो i बन गया, i की जगह j, ठीक है। सिंपली हमने i को j में कन्वर्ट किया और j को i में, ये बन गई हमारी टर्म। तो इसको हम अगर दोबारा से चेंज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, i को j और j को i, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू EIJ, किसके इक्वल आ गया, EIJ के, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि EIJ इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है, क्या होती है, EIJ इज इक्वल टू EJi। और इसी तरीके से हमने जो हमारे पास इक्वेशन जो नेक्स्ट थी, जो इक्वेशन 4 थी, उसमें भी हमने i की जगह j और j की जगह i पुट कर देना है। तो जब हम i की जगह j की जगह i पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, जब इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओम IJ, तो ये क्या बन गई हमारी एंटी सिमेट्रिक। तो जो हमारे पास ओम IJ बना, ये वाला ये वाला, ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की, ठीक है, तो वो इसमें यूज हुई है। इस टर्म को अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, तो आपने देख लेना है रीअरेंज करके, बस इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, माइनस का साइन आपने चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने i की जगह j की जगह i इंटरचेंज किया है। फर्स्ट में हमने i की जगह j, फिर j की जगह i, फिर सेकंड में इसको दोबारा से इंटरचेंज करके, ठीक है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल है, बाकी आपने करके देख लेना एक बार। तो फिर अब आ जाएगा हमारे पास कंसीडर द एंटीसिमेट्रिक टेंसर टाउ IJ, दैट इज़, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी हमारे पास टाउ IJ की आपने ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है। पहले की रहेगी 0, फिर टाउ 12, फिर टाउ 13, फिर माइनस टाउ 12, सॉरी दिस इज़ नॉट टाउ 12, दिस इज़ ओम, ठीक है, 0 ओम 12 ओम 13 एंड दिस इज़ माइनस ओम 12 0 ओम 23 एंड दिस इज़ माइनस ओम 13 माइनस ओम 23 एंड 0। तो ये इक्वेशन आ गई 6। तो जो हमारे पास सिंस जो ओम आई की वैल्यू है ना, वो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओम आई, ठीक है। तो अगर आप इसमें 1 2 3 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो आई की जगह पहले 1 1 कर दो, फिर आई की जगह 2 2 कर दो, ठीक है, फिर आई की जगह 3 3 पुट कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी, पहले आई की जगह 1 1, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये टर्म, फिर आई की जगह 2 2, फिर आई की जगह 3 3,
ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ओम 1 की वैल्यू भी 0, ओम 2 की वैल्यू भी 0 और ओम 3 की वैल्यू भी 0। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब आपने इसमें जो ओम आई की वैल्यू पहले 2 पुट कर दी, ठीक है, फिर सेकंड में 1, तो ओम 1 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारा ओम 1 है, ओम 2 है, ओम 3 इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और ओम 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ओम 1 की आ जाएगी माइनस ऑफ दिस एंड ओम 2 की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको मैच कर सकते हो इस टेबल से ही, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट आएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास देन जो हमारे पास ओम आई जे हैज़ ओनली 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एंड देयरफॉर वी मे एसोसिएट जो टॉ आई जे है विद द वेक्टर ओमेगा इंटू ओमेगा के, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा लिखना है आपने इसको, ठीक है। ओमेगा का सिंबल आपको पता है, दिस इज थोड़ा है निरसा, दिस इज लाइक, ठीक है, ऐसा होता है। तो ओमेगा की सच दैट जो हमारे पास टॉ आई जी है वो आ जाएगा आपके पास ओमेगा एप्सिलॉन आई जे के इंटू ओमेगा के। इसको दे देना अपनी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो वेयर जो हमारे पास ओमेगा आई जे के है, इसकी वैल्यूज़ अगर 0 है तो क्या होगा, इफ़ एनी 2 आई जे के आर सेम, अगर 0 वैल्यू है तो मतलब कि दो आई जे या 2 टर्म या तो आई जे या जे के इनमें से सेम है, ठीक है। अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई जे के इज़ 1 इवन परमुटेशन ऑफ 1 2 3, और अगर -1 है तो आ जाएगा आपके पास इफ़ आई जे के इज़ एन ऑड परमुटेशन ऑफ 1 2 3। तो इसको बोलते क्या है हम, एंड इज कॉल्ड परमुटेशन टेंसर, ठीक है। तो लेट अस एक्सप्रेस ओमेगा के इन टर्म्स ऑफ ओम आई जे, ठीक है। तो हमने ओमेगा के की जगह जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, टॉ आई जे, क्लियर। तो इफ़ वी फॉर्म द प्रोडक्ट एप्सिलॉन आई जे के ओम आई जे, देन फॉर एनी फिक्स्ड के ओनली द टर्म with I does not equal to k does not equal to g will be non-zero and all other terms will be 0. तो therefore for k is equal to 3, अगर हम k की जगह 3 लिख दें तो हमारी ये टर्म क्या बन जाएगी ओवरऑल, एप्सिलॉन आई जे 3 और टॉ आई जे की जगह आई जे। अब हमने क्या करना है कि आई जे की जगह 1 और 2 पुट करना है पहले इसमें, तो हमने कर दिया एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, ठीक है, 1 2 3 एज इट इज़, और इधर आ गया ओम 1 2। अब इसमें अपना ऑर्डर चेंज होगा, इधर है 1 2 3 और इधर आ जाएगा हमारे पास अब 1 की जगह 2 1 3, ठीक है, 1 की जगह 2 2 की जगह 1, क्लियर। तो ये जो हमारी अगर आप टेबल चेक करो पीछे एप्सिलॉन आई जे का, तो इसकी जगह हमारा 1 आ जाएगा, और ये हमारा कैसा परमुटेशन है आपने देख लेना, ऑड है इवन है, तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू इधर माइनस आ गई और ये टर्म एज इट इज रहेगी, और हमारे पास ये बन जाएगा ओम 1 2 और ये टर्म बन जाएगी माइनस ऑफ ओम 2 1। तो जो हमारे पास ओम 2 1 है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओम 1 2, ठीक है। अभी आपने पीछे किया है, तो आपके पास ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। और अगर इसको हम माइनस माइनस ही बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ ओम 1 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज़, और जो हमारे पास ये है बेसिकली ये है ओम आई जी, ठीक है। तो ओम आई जी को हमने रिप्लेस किया था किससे, ओम के से, तो के की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट, या ओम के लिख सॉरी ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप ओमेगा के भी लिख सकते हो, या अगर के की वैल्यू आपने डायरेक्ट 3 पुट कर दिए तो आप ओमेगा के लिख सकते हो, क्योंकि हमने बोला है क्लियरली कि के की वैल्यू के इज इक्वल टू 3, इसकी जगह 3 आ गया, ठीक है, इसलिए ओमेगा 3 आया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास जो थी वो थी ये, ठीक है। तो इसको लिखा हमने एप्सिलॉन आई जे के और ओम आई जे, ठीक है, और 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये बन गया 1/2 और 3 की जगह हमने लिख दिया के, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा के, क्योंकि मैंने बताया था कि की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो आप के लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये टर्म हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नाउ द सेकंड टर्म इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5,
द व्यू ऑफ इक्वेशन 8। तो ये भी सिंपल है। तो हमारी इक्वेशन 5 पे है, तो हमने सेकेंड टर्म की बात की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये आ जाएगी ओम आई जे टी एक्स आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो ये टर्म है, ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास ओम आई जे के डी एक्स आई, दिस इज इक्वल टू ओम आई जे के डब्ल्यू के डी एक्स आई। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा, दिस इज ओमेगा, दिस इज एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू डी आर, और ये आ जाएगा दिस टर्म इज इक्वल टू velocity at point Q due to the rigid body rotation of the fluid as a whole about the instantaneous axis through the point P with the angular velocity omega। ठीक है, तो therefore इक्वेशन 8, जो इक्वेशन 8 है, अगर इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो वो हमारे पास ओमेगा की जगह ओमेगा की आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज, और हमारे पास ओम आई जी की वैल्यू इक्वेशन 4 में वो आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन 4 में ओम आई जी की वैल्यू क्या है, वो आपने पुट कर दी। फिर आपने क्या करना है कि लेट एस चूज, जो आई की जगह 1 कर देना है और जे की जगह 2 पुट कर देना है। तो सिंपली जब आप के की जगह तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, के का के एज इट इज रहेगा, आई और जे की जगह आपने 1 2 पुट कर देना है, तो हमारी ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, द ओनली नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ओमेगा के विल बी फॉर के इज इक्वल टू 3। तो अब हमने क्या किया, जो हमने के की जगह हमने 3 पुट कर दिया है। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया के की जगह, तो दिस टर्म इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 कर्ल बी। ठीक है, और हेंस जो हमारे पास 3 की जगह पर हमने के लिख दिया है, तो ओमेगा के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 कर्ल वी वेक्टर। ठीक है, इसको दे देना आपने क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो दिस expresses angular velocity omega in terms of velocity v. The vector curl v is called verticity vector और verticity। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपने याद रखनी है। तो we shall show that the velocity due to the deformation of the fluid element is given by the other part eij dxi of the velocity of q। तो जो हमारा इक्वेशन 5 है, हम इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, फिर इस पार्ट की बात होगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ई आई जे डी एक्स आई ऑफ द वेलोसिटी एट क्यू। ठीक है, तो जो हमारे पास ई आई जे की वैल्यू थी, वो आपको पता है कि ई आई जे की वैल्यू क्या आती है, इक्वेशन 3 में आपने देखा है। तो यहाँ से अगर आप E11 की, अगर हम सबसे पहले आई और जे की जगह 1 1 रखें, ठीक है, तो आई और जे की 1 1 जगह रखेंगे तो हमारे पास इधर 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ करली V1 ओवर करली X1। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके आप बाहर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, करली V1 ओवर करली X1। इसी तरीके से हमारा ये भी सेम रहेगा तीनों में स्टेप। अगर आप वैल्यू पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपने डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। मैंने बता दिया है कि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएगी, तो सेम टर्म है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ करली V1 ओवर करली X1 और करली V2 ओवर करली X3, करली X2 और करली V3 ओवर करली X3। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेके आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने पहले 1 1 पुट किया, फिर 2 2, फिर 3 3। फिर जब आप 1 2 पुट करोगे, ठीक है, मतलब कि आप आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करोगे, तो जो आपकी अबव इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। और दिस इज इक्वल टू E21। एंड सेम आपने अब आई की जगह 2 और जे की जगह 3 पुट करना है, जो ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आ जाएगी, ये सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये बेसिकली किसको इक्वल होती है, E32 के। एंड इसी तरीके से आपने अब आई की जगह 1 और जे की जगह 3 पुट करना है, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, दिस टर्म इज इक्वल टू E31। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, तो वी नाउ गिव द फिजिकल मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट EIG। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी E11 इज इक्वल टू करली V1 ओवर करली X1, जो आपके पास फर्स्ट टर्म थी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा
E1 वजह को कर ली V1 ओवर कर ली x1, तो दिस टर्म इज इक्वल टू लिमिट जो डेल्टा x1 है टेंड टू 0, ठीक है, डेल्टा x1 टेंड टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा V1 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस डेल्टा x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा t माइनस V1 अंदर आ जाएगा x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा t डेल्टा x1। तो जो ये पार्ट है यही पार्ट आपका नेक्स्ट स्टेप में भी रहेगा, ठीक है। तो बस इधर V1 की जगह थोड़ी चेंजेस होगा, V1 की जगह आई थिंक V2 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। तो अब जो हमारे पास जो ये कर ली V1 ओवर कर ली x1 है, दिस टर्म इज इक्वल टू लिमिट x1 टेंड टू 0, तो ये आएगा आपका रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ऑफ डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ डेल्टा x1, ठीक है। तो 10 जो हमारा E1 है, E1 डिनोट द रिलेटिव रेट ऑफ एलोकेशन इन x1 डायरेक्शन सफर्ड बाय द फ्लूइड एलिमेंट, वी कॉल इट नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन इन x1 डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास E22 है एंड E33 है, जो अभी हमने वैल्यूज़ निकाली है, आर नॉर्मल रेट ऑफ स्ट्रेन इन द x2 एंड x3 डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या करना है हमने कि लेट अस कंसीडर द distortion experienced by the fluid element by the simultaneous action of all the three terms, कौन सी E11, E22 एंड E33। तो इसका जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास, तो रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन बाय, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू dx1, ठीक है, इधर आ जाएगा dx2, इधर आ जाएगा dx3, तो साथ में क्या आ जाएगा जो आपकी E11, E22, E33 की वैल्यू है कौन सी, कर ली V1 ओवर कर ली x1, कर ली V2 ओवर कर ली x2 और कर ली V3 ओवर कर ली x3। इस तरीके से आपने समझना है, ठीक है। रट्टे पे नहीं जाना है कि रट्टा लगाना है, इसमें लेंथी आर्टिकल है, समझ के करना, जितना आप इसको समझ के करोगे उतना आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे इस आर्टिकल को। तो आपने क्या लिखा है, सबसे पहले dx1, dx2, dx3, सिंपल हो गया, और इसमें इसके बाद आ जाएगी E11, E22 और E33 की वैल्यू, ठीक है, जो आपने ऑब्टेन की है। साथ में फिर से dx1, dx2, ठीक है, और dx3 आ गया, और साथ में dt लगा दिया, और साथ में आपका माइनस क्या होगा इसमें, dx1, dx2 और dx3, यहाँ तक क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय dx1, dx2, dx3 इंटू dt, ये क्लियर हो गया। तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा कर ली V1 ओवर कर ली x1, कर ली V2 ओवर कर ली x2, कर ली V3 ओवर कर ली x3, यानी कि E11, E22, E33 की वैल्यू आ गई आपके पास इधर, क्लियरली। तो डेल्टा इज इक्वल टू E11 प्लस E22 प्लस E33, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ V, क्लियर। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 11। द डायलेशन इज 0 व्हेन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो we now give the physical meaning of terms like E12, E23 and E31 एक्सेट्रा। तो कंसीडर द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास E12, ठीक है, उसको कंसीडर कर लेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी E12 की अगर बात करें हम, ये वाली, ठीक है, ये तो हमने ऑब्टेन कर दी। अब इसकी बात अगर हम करें तो आपने सिंपली क्या करना है, 2 आपने इस साइड ले जाना है, 2 आप इस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2E12, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़, ठीक है। तो वही इसमें किया है जो फर्स्ट टर्म थी, तो हमने क्या किया कि जो 2 था इस साइड वो इस साइड ले गए हम, तो ये बन गया 2E12, दिस इज इक्वल टू कर ली V2 ओवर कर ली x1 प्लस कर ली V1 ओवर कर ली x2। तो फॉर द काइनेमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म ले लो आप, कर ली V2 ओवर कर ली x1 v है, जैसे आपने पीछे स्टेप में किया था वैसा ही है सेम इसमें, कि कर ली V2 ओवर कर ली x1, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x1 टेंड टू 0। अब उसमें पिछले वाले टर्म में V1 था, इधर V2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो V2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस x2 x3 t माइनस V2 x1 x2 x3 t डिवाइडेड बाय डेल्टा x1। तो दिस टर्म इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x1 टेंड टू 0, ये है आपका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ डेल्टा x1 इन द डायरेक्शन ऑफ x2 डायरेक्शन, या इन द x2 डायरेक्शन ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल लेंथ ऑफ डेल्टा x1। तो दिस टर्म इज इक्वल टू relative rate of displacement of line element delta x1। तो therefore the line element delta x1 which was originally in the x1 direction now turns through a small angle say
डेल्टा थीटा 1। तो इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा x1, ठीक है, ये एंगल है डेल्टा थीटा 1 और यहाँ से जो यहाँ की वैल्यू है वो है आपकी करली v2 ओवर करली x1 डेल्टा t, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसको फिगर 2 लिखना है आपने, फिगर 1 आपका पहले बन चुका है, ठीक है। तो ये किसका है, ये क्या शो कर रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ डेल्टा x1 इन x2 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपने साथ में लिखना है कि ये शो क्या कर रहा है। तो अगर आप फ्रॉम फिगर 2 में देखिएगा, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 2 वी हैव, आपको पता है कि जो हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो आपने लिखना है 10 डेल्टा थीटा 1 दिस टर्म इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर तो आपके पास ये टर्म है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह आपने ये टर्म लिखनी है और बेस की जगह डेल्टा x1 लिखना है, ठीक है। तो वही इसमें हमने लिखा, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बट जो हमारा 10 थीटा 1 है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 थीटा 1 एंड जो हमारे पास 10 डेल्टा थीटा 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी इटली ये अप्रोच कर रहा है डेल्टा थीटा 1 और जो हमारे पास डेल्टा थीटा 1 है वो क्या है, बीइंग स्मॉल है, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारे पास डेल्टा थीटा 1 है दिस इज इक्वल टू करली v2 ओवर करली x1 और ये आ जाएगा डेल्टा t, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई जो हमारे पास करली v2 ओवर करली x1 है, इसको ये इधर ये टर्म इधर आ गया हमारे इसके अपॉन में, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसकी इक्वल होगी, डेल्टा थीटा 1 ओवर डेल्टा t, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 12। तो सिमिलरली फ्रॉम फिगर 2, तो फिगर 2 भी हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है हमारे पास डेल्टा x2 और ये है v1 ओवर डेल्टा t और ये जो हमारा एंगल है ये है डेल्टा थीटा 2। तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ डेल्टा x2 इन x1 डायरेक्शन, ये है हमारा फिगर 3। तो इसको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा करली v1 ओवर करली x2 दिस टर्म इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 ओवर डेल्टा t। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इट फॉलोज दैट जो हमारे पास वैल्यू है 2e12, ठीक है। तो जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये लिखनी है आपने इधर। तो जो हमारे पास 2e12 था दिस इज इक्वल टू दिस, आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये है। अब आपने इसकी वैल्यू भी निकाल दी है और इसकी वैल्यू भी निकाल दी है, ठीक है, यहाँ हमने इधर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट उसको पुट कर देना है इसमें, ठीक है, आपने पुट कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये डायग्राम, ये हमारा फोर्थ फिगर है, ठीक है। ये है, ये क्या शो कर रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो यहाँ से जो यहाँ के बीच डिस्टेंस है वो है डेल्टा थीटा 1 और यहाँ से यहाँ की ये है पॉइंट P, ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा x1, ये है डेल्टा x2, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके पास डायग्राम। तो ये जो हमारा एंगल है ये है डेल्टा थीटा 1, ये एंगल है डेल्टा थीटा 2 और ये जो एंगल है ये है हमारे पास π/2 माइनस ऊपर बार है, ठीक है, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपने बना लेना है। तो इसके बाद थोड़ा हमारा थियोरेटिकल रहेगा इसमें, ठीक है। तो 2e12 जो है वो डिनोट क्या कर रहा है, डिनोट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स विच वर ओरिजिनली पैरेलल टू द x1 एंड x2 एक्सिस रिस्पेक्टिवली, क्लियर। तो thus a rectangle element of a fluid centered at P now distort into a parallelogram as shown in the figure 4, ठीक है। तो जो फिगर 4 में जो आपने क्या क्या हुआ है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो E12 है इज कॉल्ड द रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन इन x1 x2 प्लेन। सिमिलरली जो E23 एंड E31 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं द रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन इन द ब्रैकेट में लिख सकते हो आप x2 x3 एंड x3 x1 प्लेन। तो दिस डिस्टॉर्शन इज वॉल्यूम प्रिजर्विंग एंड इट हैज़ द इफेक्ट ओनली द शेप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो EIG की वैल्यू आ जाएगी, आपने लिखते नहीं E11 E12 E13 E21 E22 E23 एंड E31 E32 E33, इसको दे देना आपने क्वेश्चन 13। तो इज सिमेट्रिक ऑर्डर टेंसर इन विच
द डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट रेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट रेट ऑफ शीयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि डायगोनल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हेंस द रेट ऑफ नॉर्मल एंड शीयरिंग स्ट्रेन गिव्स राइज टू द डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो thus we have shown that the most general motion of a fluid consists of translation or rotation और deformation। ठीक है, तो ये था होल आर्टिकल। तो आपने कोशिश करनी है कि 2-3 बार इसको रिवाइज कर ले, पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले। इसको अगर आपने समझ लिया एक बार, ठीक है, तो आपको समझो कि आ गया है आर्टिकल। अगर आप रट्टा मारोगे तो दिक्कत होगी ज़्यादा, ठीक है, तो भूल जाओगे। तो इसको समझ के करना है, फिर इसको रिवाइज करना है 2 से 3 बार, तो आपका ये आर्टिकल अच्छे से हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में आने की। तो होप आपको जो मैंने बताया वो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आई तो आपने खुद एफर्ट लगाने हैं इसमें। ठीक है।